नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री और बात करेंगे सोने चांदी की। सोने की खास तौर से जहां पर ईटीएफ में निवेश और ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई दिया है, जो रीसेंट आंकड़े आए हैं जनवरी महीने के। साथ ही बात करेंगे पल्सेस की, क्योंकि यूएस से अब क्या दालें इंपोर्ट होंगी, क्या स्थिति है, इस सब को समझेंगे। और हमारे साथ मौजूद रहेंगे बातचीत करने के लिए आनंद राठी वेल्थ के जॉइंट सीईओ फिरोज अजीज, कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट विनय कोटक, एग्री फार्मर एंड ट्रेड एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सुनील बलदेवा और साथ ही पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर मनोज कुमार जैन, कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज के को फाउंडर अंकित कपूर, जिनसे हम लेंगे ट्रेड्स को, स्ट्रैटेजीज पर बातचीत करेंगे। आप सभी का स्वागत है इस शो में। और इनफैक्ट सबसे पहले अगर हम बात करें पल्सेस की स्थिति की, तो हमने देखा है कि अमेरिका ने बांग्लादेश के साथ भी डील कर ली है, टैरिफ घटा दिया है। लेकिन डील में कहा गया है कि अगर बांग्लादेश यूएस में बने फाइबर कॉटन इस्तेमाल करता है तो उस पर जीरो टैरिफ लगेगा। वहीं भारत के साथ डील में ये भी बात आज सामने आई है कि भारत अमेरिका से कुछ दालों का इंपोर्ट भी करेगा। इन दोनों का ही बाजार पर कितना असर होगा, इसको समझते हैं। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट, जैसे हमने कहा, विनय कोटक हैं। एग्री फार्मर एंड ट्रेड एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सुनील बलदेवा बने हुए हैं। लेकिन इन सब पर तो हम बातचीत करेंगे ही। असीम मनचंदा भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, जिनसे हम ये समझेंगे कि एग्जैक्टली क्या खबर है, क्या डिटेल्स उनके पास है। जब वो हमारे साथ कनेक्टेड होंगे तो इस खबर को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले विनय जी और सुनील बलदेवा जी, आप दोनों का ही स्वागत है। सुनील जी, पहले आपसे जानना चाहेंगे, इनफैक्ट पल्सेस को लेकर डोमेस्टिकली भी काफ़ी कुछ चल रहा है। सरकार आत्मनिर्भरता की बात कर रही है, फार्मर्स को एनकरेज करने की कोशिश कर रही है, उसका थोड़ा बहुत असर भी देखने को मिला है। लेकिन जो ये ग्लोबल फ्रंट पर हो रहा है डील को लेकर, अब यूएस ने जो ये नया दाव खेला है, कैसे देखते हैं आप इन खबरों को और क्या असर आपके हिसाब से देखने को मिल सकता है? दीपाली जी, जो हम करीबन 60 लाख टन दालें जो इंपोर्ट करते हैं उसमें बहुत छोटा सा भाग अमेरिका का रहता है, क्योंकि अमेरिका से हम केवल पीली मसूर और हरी मटर, ये दो ही तरह की दालें हम इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि दो ही तरह की दालें वहाँ पैदा होती है। जहाँ तक अमेरिका के पास कनाडा की बात है, हम कनाडा से बहुत बड़ा माल इंपोर्ट करते हैं, जो मसूर और येलो पी का करते हैं। लेकिन अमेरिका से, क्योंकि वहाँ पे भाव बहुत ऊपर होते हैं काबुली चने के और हरी मटर के, तो जब हमारे यहाँ बहुत ज्यादा कमी होती है तभी अमेरिका से हमने इंपोर्ट होता हुआ दिखा है। तब तक हमने, जब सारी यदि कंट्री में हम जीरो ड्यूटी पे भी थे और एकरूपता पे भी थे, तब भी मुझे लगता है कि अमेरिका से बहुत ज्यादा माल नहीं आता था। तो जहां तक दालों का संबंध है, मुझे कोई बहुत बड़ा डर अमेरिका से नहीं दिखाई देता है। लेकिन बाकी दालों पे, कॉटन पे या सोयाबीन पे, जैसे आपके दूसरे पैनलिस्ट हैं, वो जरूर अपने विचार रखेंगे। लेकिन दालों में मुझे लगता है बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है। इनफैक्ट देखना होगा, क्योंकि भारत अब जो बांग्लादेश को जो राहत दी गई है, कितना असर उसका होगा या फिर कितना एसोसिएशन बांग्लादेश और यूएस का हो सकता है। बांग्लादेश और भारत का अलग किस्म का एसोसिएशन है। तो ये काफ़ी सारे पहलू हैं जो कि सामने आ रहे हैं, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। और इनफैक्ट इस पर व्यू भी लेते हैं विनय जी से। विनय जी, आपसे समझना चाहेंगे, आप कैसे देखते हैं इस खबर को, क्योंकि टेक्सटाइल पर्सपेक्टिव से, कॉटन के पर्सपेक्टिव से आपके व्यू क्या हैं? पहले तो मैं एक मिसनोमर आपको क्लियर करना चाहता हूं। जो यूएसए ने जो ड्यूटी की मुक्ति दी है, वो कॉटन वैल्यू जितनी रहती है पूरी पूरे गारमेंट में, उसके ऊपर ही दी है। यानी कि अप्रैल में अगर अप्रैल की वैल्यू अगर 100 रुपीज है, तो और कॉटन की उसमें अगर वैल्यू 20 रुपीज है, तो वो जो ड्यूटी का एडवांटेज 18% का है, वो 20 रुपीज पे ही मिलेगा। So effectively, it works out to only hardly 3.5 to 4% on total. तो उसके अंदर दूसरा क्या है कि वो जो कॉटन इंपोर्ट करेंगे यूएसए से, नॉर्मली इंडिया से उनको 1.5% ऊपर लेनी पड़ती है, बिकॉज ऑफ हायर फ्रेट एंड ऑल्सो दी पेमेंट डिलेस। तो वो जो 3.5% में से ये 1.5% तो निकल गया था, बाकी रहा 2%। तो उसके अंदर भी क्या है कि अगर हिंदुस्तान को, इंडियन की मिल्स को कॉम्पिटिटिव भाव में अगर रुई मिलती रहे, तो ये 2% भी कॉम्पिट करने में कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बड़ा इसका इम्पैक्ट आएगा। दूसरा ये बात है कि बांग्लादेश की टोटल एक्सपोर्ट टू यूएसए इज हार्डली 25%।
उसकी 50% एक्सपोर्ट अप्रैल की हो रही है यूरोप में। जब ओके। इंडिया में एक्सपोर्ट हो रही है यूएसए में 15%। और अगर जो अमेरिका की जो पॉलिसी बन रही है कि चाइना प्लस डिमांड के शिफ्ट करना, तो वो डिमांड शिफ्ट का लाभ इंडिया को मिलेगा। तो अपना हो सकता है कि थोड़ा बहुत शेयर बढ़े, घटेगा नहीं। दूसरा, जो बांग्लादेश को जीरो ड्यूटी में एक्सपोर्ट हो रहा था यूरोप में, वो अपने को डिसएडवांटेज था। अभी फ्रॉम 1 जनवरी 2027 अपना भी एक्सपोर्ट में कोई ड्यूटी लगेगी नहीं यूरोप में। तो वी विल बी एबल टू एक्सपैंड आवर मार्केट इन यूरोप इन अ वेरी बिग वे, और अपन बांग्लादेश को काफी उसमें कॉम्पीट कर पाएंगे। ओके। क्योंकि अपने लेकिन वहां लेकिन क्या विनय है। जी, हाँ जी। लेकिन विनय जी, एक बस डर ये था, इनफैक्ट काफी एक्सपर्ट से इस खबर पर बातचीत भी हुई, एक जो एप्रीहेंशन कह लीजिए या फिर एक इमीडिएट इम्पैक्ट ये एंटिसिपेट किया जा रहा है कि जो इंडियन कॉटन यार्न जो बांग्लादेश खरीदता है, अब शायद बांग्लादेश यूएस कॉटन या फिर स्पिन का इस्तेमाल करे, तो वो शायद एक इमीडिएट इम्पैक्ट देखने को मिले, क्योंकि कॉम्पोजिशन अगर हम बांग्लादेश और इंडिया का देखें तो वो ठीक ठाक है। इंडिया ने जो एक्सपोर्ट किया, इनफैक्ट अगर हम पिछले साल के ही आंकड़े देखें तो वो लगभग $1.47 बिलियन के आसपास के थे, विच इज सिग्निफिकेंट। अभी इसमें क्या है कि इंडिया की हुई बांग्लादेश जा रही है बिकॉज ऑफ अ लोकेशनल एडवांटेज। वो इंडिया से माल 8 दिन में पहुंच जाता है, जब अमेरिका का माल आने में कम से कम 45 डेज लगते हैं। तो ये लोकेशनल एडवांटेज के कारण प्राइस ज्यादा देके भी वहां की मिले हुई ले रही है। अपने वहां जो रोड का रोक रखा है, वो अगर रोड खुल जावे और इफ अवर एक्सपोर्ट्स अगेन रीस्टार्ट फॉर थ्रू रोड, तो मुझे नहीं लग रहा इतना बड़ा फर्क पड़ेगा। 1-2 लाख गांठ कम हुए उसमें कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है। अल्टीमेटली अवर कॉटन शुड बी कॉम्पिटिटिव। अच्छा, एक चीज और, अगर हम यूएस, विनय जी क्विकली, अगर हम यूएस के साथ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उस पर भी आप कुछ असर देखते हैं या फिर नहीं देखते हैं? क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि यूएस भी शायद अब इस एसोसिएशन के बाद जो बांग्लादेश के गारमेंट्स हैं उनका ज़्यादा मतलब यूएस में ज़्यादा इंपोर्ट हम होते हुए देख सकते हैं, जिसमें निटेड हो या वोवन प्रोडक्ट्स का कॉम्पोजिशन ज़्यादा रह सकता है। तो उस स्थिति में जो इंडिया की कॉम्पिटिटिवनेस है 100% कॉटन प्रोडक्ट्स को लेकर, फिर चाहे वो टी शर्ट्स में हो या फिर टॉप्स में हो, वुमेन वेयर में क्यों ना हो, उसमें इंडिया अपनी कॉम्पिटिटिवनेस क्या लूज कर सकता है या क्या रिस्क आप देखते हैं? नहीं, इसमें एक ही है, गवर्नमेंट को एक स्टेप हम रिकमेंड करेंगे कि जो जैसे ऑस्ट्रेलियन कॉटन के लिए कोटा है इंपोर्ट ड्यूटी फ्री, वैसा अमेरिकन कॉटन के लिए ड्यूटी फ्री कोटा होना चाहिए। तो फिर ये कंपटीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अपने को अभी जो ड्यूटी लग रही है 11%, दैट इज अ हर्डल फॉर अस। अगर वो एडवांस लाइसेंस में भी इंपोर्ट करेंगे तो भी देयर इज अ लॉस ऑफ एवरेज 4.5%, एज गुड एज 4.5% ड्यूटी बाय वे ऑफ लूजिंग इंसेंटिव्स। तो अगर या तो पूरी ड्यूटी ही निकाल देवे ऑल कॉटन इंपोर्ट्स पे, या तो एटलीस्ट फॉर यूएसए कोटा होना चाहिए 5 लाख गांठ या 10 लाख गांठ का, कंसिडरिंग द एक्सपोर्ट वैल्यू एडिशन। तो ये इंपोर्ट ड्यूटी वो कोटा के हिसाब से नहीं होनी चाहिए। ओके ओके, चलिए, तो ये तो कॉटन की खबर की बातचीत हुई, लेकिन असीम हमारे साथ मौजूद हैं। फटाफट से असीम से समझ लेते हैं पल्सेस को लेकर क्या खबरें आई हैं, उसके बाद सुनील बलदेवा जी से और भी बातचीत करेंगे। असीम, बताइए। देखिए, यूएस ने एक नया फैक्ट शीट जो इंडिया और अमेरिका की ट्रेड डील है उसको लेकर के जारी किया है। 2 दिन पहले ही एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया था, उसके अंदर पल्सेस का कोई भी जिक्र नहीं था, लेकिन अब जो नई यूएस ने फैक्ट शीट जारी की उसके अंदर लिखा गया है सर्टेन पल्सेस, यानी कि भारत और जो अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील हो रही है उसमें पल्सेस के ऊपर भी बातचीत होगी और उसके ऊपर ड्यूटी घटाने की दिशा में काम किया जाएगा। यही बता दूं कि भारत जो है अभी अमेरिका से मसूर और येलो पीस जो है उन दोनों का आयात करता है। येलो पीस के ऊपर करीबन 30% की ड्यूटी लगती है, जबकि मसूर के ऊपर 10% की ड्यूटी लगती है। और मैं पिछले कुछ सालों की बात करूं तो ये ट्रेड लगातार बढ़ता ही जा रहा है। 200% के आसपास इस ट्रेड के अंदर वो तेजी देखने को मिली है। भारत करीबन 1.1
$1.12 मिलियन के आसपास की पल्सेस का आयात ऑलरेडी अमेरिका से कर रहा है। और अब नई स्टेटमेंट में अमेरिका ने पल्सेस डाला, तो इसका ये मतलब है कि आने वाले दिनों में कुछ पल्सेस इंपोर्ट हो सकते हैं। हालांकि उसके लिए क्या कंडीशंस रहेंगी, क्या उसके बिना ड्यूटी के होंगी या सरकार कोई ड्यूटी लगाएगी, कोटा तय करेगी, वो सारी कंडीशंस अभी तय नहीं हुई हैं। जल्दी ही वो कंडीशंस तय होंगी। लेकिन ये है कि पल्सेस के ऊपर भी अमेरिका और भारत ने बातचीत ऑलरेडी शुरू कर दी है। ठीक है। अच्छा सुनील जी, अब असीम ने यहाँ पर बहुत सिंपल भाषा में जो क्रक्स है बेसिकली वो समझाया। अब आपसे समझना चाहेंगे इसके थोड़े से और फाइन प्रिंट्स को। अगर हम मसूर की या येलो पीस की बात करें, जैसे असीम ने कहा 10% अब तक लगता था येलो पीस पर 30, अब हालांकि और फाइन प्रिंट्स आने बाकी हैं, बट अगर टैरिफ यहाँ पर और घटता है या कुछ और इम्पैक्ट होता है तो क्या असर आप देखते हैं? कितने इम्पोर्ट्स पर इसका असर पड़ सकता है टैरिफ में अगर कोई भी बदलाव नीचे की तरफ होता है तो? दीपाली जी, जैसा मैंने पहले बताया 60 लाख टन या 70 लाख टन हम दालों का जो इंपोर्ट करना होता है वो हर कंट्री से लगभग एक सी ही हमारी जो ड्यूटी है वो ड्यूटी स्ट्रक्चर है। जहां तक मसूर की बात है, मसूर में अभी 10% ड्यूटी है और 10% सेस है, मतलब 11% ड्यूटी। आप चाहे उसको रशिया से मंगाए, आप चाहे उसको कनाडा से मंगाए, आप चाहे उसको अमेरिका से मंगाए, या आप चाहे उसको ऑस्ट्रेलिया से मंगाए। हाँ, यदि जो ड्यूटी का स्ट्रक्चर है वो 11% ही है, उसमें ये देखना होगा क्या सरकार इसमें छूट दे रही है अलग से अमेरिका को। ये फाइन ड्राफ्ट आएगा तब पता चलेगा। लेकिन ये मैं फिर दोहराऊंगा कि जो मसूर आती है वो पीली मसूर आती है, केवल वो हमारे साउथ इंडिया के कुछ भागों में ही बेची जाती है। जहां तक येलो पीज की बात है, येलो पीज हम कनाडा से मंगाते हैं, अमेरिका से बहुत छोटी मात्रा में मंगाते हैं। और अमेरिका से हम जो सफेद मटर येलो पी जिसको कहते हैं या फिर ग्रीन पी है वो मंगाते हैं, वो हम बेस्ट क्वालिटी की मंगाते हैं। तो क्योंकि वहां पे जो पैदा होती है वो काफी ऊपर आके इंडिया मार्केट में बिकती है, जिसका यहाँ का मार्केट छोटा है। तो मैं फिर दोहराऊंगा, यदि कोई अलग से छूट अमेरिका को नहीं दी जा रही है तो हमें कोई इसका फर्क नहीं है, क्योंकि हमने मार्केट अपना इंपोर्ट का वैसे भी दालों के लिए सबके लिए खोल रखा है। हालांकि हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, लेकिन अभी भी हमारा चना जो है और हमारा मसूर एमएसपी से करीबन 30% नीचे हम मसूर इंपोर्ट कर रहे हैं, हम 10% नीचे चना इंपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो भी ड्यूटी आएगी वो यदि हम आत्मनिर्भर हो जाते हैं तो हमें जरूरत ही नहीं रहेगी। तो मुझे लगता है कि वो यदि मार्केट खुलता भी है तो वहां से इंपोर्ट हमारा करना हमारे लिए पड़ते नहीं पड़ेंगे और हमारे मार्केट उसको ऑब्जर्व नहीं करेगा, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल। इनफैक्ट यही मैं आपसे पूछना भी चाहती थी, आपने हालांकि खुद ही मेंशन किया सुनील जी कि फार्मर्स के लिए या एग्रीकल्चर कम्युनिटी के लिए कितना हार्ड बर्न ये हो सकता है, कितना वो डिस्करेज हो सकते हैं अगर जीरो ड्यूटी होती है या फिर इस तरीके का कोई भी डिसीजन लिया जाता है। हालांकि पहले तो ऐसा एंटिसिपेट नहीं किया जा रहा था 6 फरवरी को जो हमने डिटेल सुनी थी समझी थी, लेकिन अब जैसे जैसे फाइन प्रिंट्स आ रहे हैं तो ये चीज़ें इंक्लूड हुई हैं। लेकिन डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट बात है ये। शुक्रिया सुनील जी आपका भी और विनय जी आपका भी इन दोनों खबरों पर बातचीत करने के लिए। फिरोज़ अजीज़ हमारे साथ अब बने हुए हैं और बात करते हैं अब सोने और चांदी की, क्योंकि सोने और चांदी दोनों में ही ज़बरदस्त फ्लोज हमने आते हुए देखे हैं। और इनफैक्ट अगर हम जनवरी के आंकड़े देखें गोल्ड ETF फ्लोज के, तो इंटरेस्टिंग आंकड़े हैं क्योंकि इक्विटी को भी सरपास किया है फिरोज जी। लेकिन अब इंटरेस्टिंग ये होगा कि आगे के फ्लोज किस तरीके के आ रहे हैं, क्या वो मोमेंटम आगे भी सस्टेन हो रहा है कंसीडरिंग पिछले 10 महीने साल भर का ट्रेंड हम देखें इक्विटी वर्सेस कमोडिटीज हम सबके सामने रहा है। जनवरी में सबसे ज्यादा टर्बुलेंस इक्विटी मार्केट्स में रही है, भरोसे की कमी, कॉन्फिडेंस की कमी। लेकिन एकाएक बजट के निकलते ही ये ट्रंप डील आने के बाद सेंटिमेंट्स इक्विटी मार्केट्स को लेकर सुधरे और उधर हमने सोने चांदी में काफी उथल पुथल देखी है। तो अब सवाल ये है कि जनवरी के आंकड़े तो हमारे सामने हैं, लेकिन अब यहाँ से किस तरीके के फ्लोज एंटिसिपेट करने चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी इन्वेस्टर्स की होनी चाहिए, ये समझना जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली बात तो ये कि आप कैसे फ्लोज एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आपको लग रहा है कि अभी भी इन्वेस्टमेंट डिमांड सोने की बनी हुई है? गुड इवनिंग दीपाली जी। ऑफ कोर्स सबसे दुखद बात यह है कि निवेशक आज भी जज्बाती है। सबसे खराब महीने में उसने सबसे ज्यादा पैसे डाले। गोल्ड इस बार जनवरी में ऑफ कोर्स $5,600 पे टच किया था, फिर अब 5,050 पे कहीं है। सिल्वर तो 30% नीचे है। आप देखें उसके पहले 2,000 करोड़ 3,000 करोड़ आ रहा है, इस बार 10,000 करोड़ आ जाता है। सो लोगों को जब फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है
वो सबसे ज्यादा खरीदते हैं। मुझे तो बहुत दुख लगता है, ये बहुत इजीली ट्रैकेबल ट्रेंड है। 4-5 साल पहले नैस्डैक बहुत अच्छा चल रहा था, तो एक फंड था 800 करोड़ का, वो हो गया 1000, प्रॉफिट हुई 2000 करोड़ की, मतलब तो बट उसके बाद जो उसने कलेक्ट किए पैसे 12000 करोड़ कलेक्ट किए, फिर उसके बाद वो 40% गिरा। तो जब पैसा बन चुका होता है तो आज का इंडियन एचएनआई ये कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली ये बात है कि रिटेल समझदार हो गया, वो एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट कर रहा है, और एचएनआई जब खरीदना होता है तब बेचता है, जब बेचना होता है खरीदता है। आप लास्ट 10 महीने निकाल लें इस फाइनेंशियल ईयर के, जब इक्विटी नीचे थी एचएनआई ने बेचा है, जब इक्विटी ऊपर थी एचएनआई ने खरीदा है। तो जनवरी में भी आंकड़ा देखिए आप, एसआईपी से कम है टोटल फ्लो, मतलब एसआईपी के जितने पैसे आए थे उससे ज्यादा तो आने चाहिए थे टोटल, बट लमसम पैसा निकला है। सो कमिंग बैक, आपका जो इंपॉर्टेंट प्रश्न था कि आगे क्या होगा, उस पर निर्भर करता है। मेरे हिसाब से फरवरी बिगिनिंग में एक झटका लग चुका है कमोडिटीज, और वो जो फोमो था, फियर, रोज 2% सिल्वर ऊपर जा रहा है, 3% सिल्वर ऊपर जा रहा है, वो जो फियर ऑफ मिसिंग आउट था उस पे एक लगाम जरूर लगी है। गोल्ड 11% एक दिन गिरा था, सिल्वर ऑलमोस्ट 31% एक रात में गिरा था, हम सुबह उठे थे। तो आई थिंक वो जो फोमो था वो डैम्पन हुआ है, तो फरवरी के नंबर ऐसे नहीं आएंगे, ये मेरा गेस्टिमेट है। हम एक मैथमेटिकली कैलकुलेट भी करते हैं एल्गोरिथम से, उसके हिसाब से भी फरवरी के नंबर्स विल नॉट बी एज हाई एज दे आर इन जनवरी। ओके, और आपका सजेशन क्या है फिरोज इन्वेस्टर्स के लिए? अब उनको करना क्या चाहिए सोने और चांदी में निवेश पॉइंट ऑफ व्यू से? मेरे हिसाब से देखिए, सिल्वर आज सिल्वर ही नहीं है, ये मैं ये कह रहा हूं, इसको थोड़ा समझने के लिए थोड़ा गौर से सुनना पड़ेगा किसी को। सिल्वर की तरह बर्ताव नहीं कर रहा है, गोल्ड की तरह बर्ताव नहीं कर रहा है। देखिए, गोल्ड हजारों साल की एसेट है, हजारों साल की एसेट में अगर एक एसेट 1700-1800 पे पहुंचती है हजारों साल में, और एक साल में 5000 पे जाती है, और उसकी जो वॉलेटिलिटी है हमेशा कम होती थी। स्टैंडर्ड डिविएशन में वॉलेटिलिटी मेजर होती है आंकड़ों से, अंग्रेजी शब्द से, वो आज ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड डिविएशन 5 गुना ज्यादा हो गई है लास्ट 3-4 महीने में। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें ट्रेडर घुसे हैं, स्पेशली एल्गोरिथमिक ट्रेडर घुसे हैं शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज पे, जो वॉल्यूम्स हो रही हैं उधर। तो जब तक कि ये सिल्वर एंड गोल्ड में से ये एल्गोरिथम ट्रेडर नहीं हटेगा, तब तक कोहरा नहीं हटेगा, तब तक मिस्ट नहीं हटेगी, और एक्चुअल प्राइसेस डिस्कवर नहीं होगी। तो गोल्ड मैं मानता हूं कि वो एक अच्छी प्रोटेक्शन एसेट वापस हो जाएगी, आज नहीं है, बट उसको अगर आप डेट में पैसे रखते हैं उसको गोल्ड में रख सकते हैं, बट स्टैगर करके डालिएगा, क्योंकि दिस इज नॉट द रियल प्राइस, आई वुड अज्यूम, आफ्टर द डस्ट सेटल्स। ओके, चलिए, शुक्रिया फिरोज जी, आपने समय निकाला और क्विकली अपने व्यूज इस खबर पर दिए, और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल की व्यूज को ये बताया कि अब करना क्या है, क्योंकि सबसे ज्यादा एप्रीहेंशन, कंफ्यूजन अभी भी रिटेल इन्वेस्टर्स के मन में है कि करें क्या। बट थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। आप देख कमोडिटी 360 डिग्री। अब बात करते हैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की। मनोज कुमार जैन है और साथ ही हमारे साथ अंकित कपूर है। मनोज जी नमस्कार, बताइए आपकी ट्रेडिंग कॉल्स। नमस्कार दीपाली जी, हमारा मानना है कि यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर वॉलेटिलिटी काफी है, लेकिन ग्रेजुअली कीमतें ऊपर की तरफ आती हुई नजर आ रही है। चांदी का जो मिनी वायदा है फरवरी का, वहां पे बाय की सलाह रहेगी 2,62,000 के स्तर पर। स्टॉप लॉस 2,58,800 का लगाना है, टारगेट यहाँ पे 2,70,000 के रहेंगे। साथ ही यहाँ पे कच्चे तेल में निचले स्तरों पर बाय की सलाह रहेगी। 5,770 के अगर स्तर मिलते हैं तो वहां बाय करना चाहिए। 5,660 का स्टॉप लॉस लगाना है, और टारगेट वहां पे 5,920 तक के रखे जा सकते हैं। अंकित, आपकी ट्रेडिंग कॉल्स? यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो सिल्वर काफी अच्छी लग रही है, ट्रेंड पॉजिटिव है, तो कोई भी गिरावट अगर मिलती है 2,57,000 के आसपास तो खरीदारी करके चल सकते हैं। और यहाँ पे स्टॉप लॉस जो रहेगा 2,49,000 का लगा के रखेंगे। टारगेट की बात करें तो 2,68,000 2,75,000 तक के टारगेट्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। वहीं यहाँ पे मुझे एक एल्यूमिनियम काफी अच्छा लग रहा है। एल्यूमिनियम में 310 रुपए के आसपास खरीदारी करके चल सकते हैं। 305 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे। आने वाले समय में 316 318 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए, शुक्रिया अंकित और मनोज जी आने के लिए शो में और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज देने के लिए। माफी चाहेंगे, समय की कमी थी, ज्यादा बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन इसी के साथ आप दोनों का शुक्रिया शो में पार्टिसिपेट करने के लिए। कमोडिटी 360 डिग्री में इतना ही। ब्रेकफास्ट पर भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।